डियर स्टूडेंट, आपकी आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन पूर्व में भी 4-5 की क्लास ले चुके हैं, मैं आशा करता हूं कि आपके कुछ समझ में आ रहा होगा। लेकिन अपन जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग ही सबसे उत्तम टीचिंग कहलाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए अपन को इस वैकल्पिक विधि का भी उपयोग करना पड़ रहा है। आप वीडियो देखें, सभी ये मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप अधिक से अधिक बार, अभी एक बार समझ में नहीं आएगा, एक बार आपकी भूमिका बनानी पड़ेगी, उसके बाद में दोबारा अगर आप स्टडी करोगे उसकी दोबारा, तो आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहाँ से आप इन वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आज अपन पढ़ाएंगे चिलेशन। मैंने बताया था कि जो लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो मोनोडेंटेड मेटल के साथ में जुड़ते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। लेकिन बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, जब मेटल के साथ जुड़ते हैं तो एक रिंग का निर्माण करते हैं। तो वो जो रिंग का निर्माण करते हैं तो एक संरचना, किस तरह की संरचना बन जाती है, उनमें एक चक्रीय संरचना, साइक्लिक संरचना बन जाती है। जो साइक्लिक संरचना बन जाती है तो उस रिंग को चिलेट रिंग, और तथा उस जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको चिलेशन कहते हैं। जैसे अपन कहें चिलेशन, किलेटीकरण, यह एक इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट नोट एग्जाम के अंदर इसके शॉर्ट नोट भी आया जाता है। किलेटीकरण, केंद्रीय धातु परमाणु आयन एक साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बंध बनाकर चक्रीय संरचना। मैंने कहा कि एक नहीं, एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को चिलेट रिंग कहते हैं। और इस जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी उसकी जो प्रक्रिया है उसको चिलेट रिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन एग्जांपल देख रहे हैं, ये एथिलीन डाइएमीन, EN, इसको अपन कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर मेटल होगा, यहाँ पर होगा, तो इस तरीके से जब मेटल के साथ में ये जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा। तो इसी तरह से एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। जैसे ऑक्सलेट है उसके साथ में जुड़ेगा, EDT है, अपन ने बताया था, अभी एग्जांपल ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसका 6 दंतुक लिगेंड वो कहते हैं इसको। ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करें तो चिलेट रिंग का निर्माण कर लेते हैं। संकुल वलय की संरचना के साथ बढ़ने के साथ साथ संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता है। अपन ने कहा कि मैंने सबसे पहले कहा कि मोनोडेंटेड के अंदर कोई भी रिंग का निर्माण नहीं होगा, बाइडेंटेड के अंदर रिंग का होगा। तो लेकिन जब जैसे जैसे अपन ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड लिगेंड लेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड लेंगे, तो इनकी जो वलय है, जो चक्रीय संरचना बढ़ती है, वलय की संरचनाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ भी इनका स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इनकी स्थायित्व बढ़ जाती है। EDT के साथ बना संकुल बहुत अधिक स्थायी यौगिक होता है, क्योंकि इसके अंदर 5 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है। कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण, सहयुग्मन बढ़ने से संकुलों का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। पोरफायरिन संकुल अधिक स्थायी होते हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सारी रिंग या किलेट रिंग पाई जाती है। जैसे कि अपन दैनिक जीवन के अंदर कौन कौन से अपन जनरल रूप में पाए जाती है, RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, पत्तियों में उपस्थित पाया जाने वाला क्लोरोफिल, विटामिन B12 पोरफायरिन। तो जिस प्रकार की ये स्ट्रक्चर बनती हैं, बहुत सारी रिंग इसके अंदर पाई जा रही हैं, ये पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो जो चिलेट रिंग बनी है ये उनसे अधिक स्थायी होती है मोनोडेंटेड के अलावा चिलेट, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, इनके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन का डिकोलाइजेशन होने लग जाता है, मतलब ये इनका सहयुग्मन होता है, जिसका सहयुग्मन होने से क्या बनती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। तो अनुनादी संरचनाएं बहुत ज़्यादा स्थायी होती है। तो इनके अंदर और किसी भी बॉन्ड को तोड़ने की, जैसे अपन ने कहा बाइडेंटेड, अपन ने कहा भी एग्जांपल लिया क्या, एथिलीन डाइएमीन, तो आप वहाँ से देखेंगे 2 रिंग तोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप इसको देखोगे, आप इस एग्जांपल देखोगे, इसके अंदर बहुत सारी रिंग है, तो आप इसको, अगर इसको कंपाउंड को तोड़ना पड़े तो आप यहाँ से भी तोड़ोगे, यहाँ से भी तोड़ोगे, यहाँ से भी तोड़ोगे। इसी तरीके से बहुत इनको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अतः चिलेट रिंग ज़्यादा स्थायी होती हैं।
ये एग्जाम के अंदर आने वाला एक शॉर्ट नोट्स के रूप में, इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है सिलेटीकरण। अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे उपसहसर्जित यौगिकों का नामकरण। साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप 12th के अंदर भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये केमिस्ट्री क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नामकरण, जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन यौगिकों का अपन नामकरण किस तरीके से रख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह नहीं है कि इसी सिलेबस में आएगा। अपन जो कहीं पर भी कंपाउंड है, जैसे K4FeCN6 है, जरूरी नहीं है किसी चैप्टर के अंदर हो, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। कार्बन CrCO6 है जो कहते हैं अपन कार्बोनिल कंपाउंड, थर्ड ईयर के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड का पूरा चैप्टर है। तो ये जो टॉपिक है, ये इसको ये नहीं है कि आपको इसी टॉपिक के लिए समझना, इसे एग्जाम के लिए समझना। IUPAC नामकरण पर किसी कंपाउंड का नामकरण किस तरीके से लिख सकते हैं और सही रूप में किस तरीके से लिखते हैं, उसका नाम अपन को ये जानना बहुत आवश्यक है। तो अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का, और ये किससे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर को 2 का करो, 3 का करो, अगर अपन 20-25 कंपाउंड का अगर अपन IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेंगे तो अपन परफेक्ट हो जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि एक ही परिभाषा एक ही तरह हो, अलग अलग टाइप के अलग अलग होते हैं। तो आप अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे, और आप कोई भी प्रॉब्लम आए उसको क्या कहते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या फ़ोन से कभी भी आप पूछ सकते हैं। और आप नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे, तो एक बार आप इसको पहले खुद ही पढ़ें, IUPAC आप एग्जाम्पलों को देखें, हर एग्जाम्पल करें, उसके बाद में अपन उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप घर पर रहें और बिना वजह भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। धन्यवाद।